हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे वर्ष 2014 में बनी एक हॉलीवुड मूवी अनब्रोकन की। मूवी की शुरुआत होती है और हमें कुछ फाइटर प्लेन्स को दिखाया जाता है जो अपने टारगेट पर हमला करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में इन पर काफी अटैक भी किया जाता है, लेकिन उन सभी हमलों से बचकर ये अपने टारगेट तक पहुंच जाते हैं और वहां बम गिरा देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक छोटे से लड़के लुइस को दिखाया जाता है। लुइस बहुत शरारती बच्चा था। वो बहुत से बुरे काम करता था, जैसे शराब पीना, सिगरेट पीना, चोरी करना आदि। और जब उसके पेरेंट्स को ये बातें पता चलती थी तो वो उनकी बहुत पिटाई भी करते थे, लेकिन फिर भी वो अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ता था। वहीं दूसरी तरफ लुई का भाई पिट उससे बिल्कुल अलग था। एक दिन पिट कैंपस में दौड़ रहा था और वहीं लुइस कैंपस के एक कोने में बैठकर शराब पी रहा था। तभी उसे वहां का सिक्योरिटी गार्ड देख लेता है और उसे देखकर लुइस वहां से भागने लगता है। लुइस को इतना तेज दौड़ता देख पिट काफी हैरान हो जाता है। अब पिट लुइस के पास जाता है और उसे रनर बनने के लिए मोटिवेट करता है। लुइस पिट से कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, मैं एक अच्छा रनर नहीं बन पाऊंगा, मुझे पता नहीं तुम क्यों कोशिश कर रहे हो। इस पर पिट लुइस से कहता है कि तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवाऊंगा। और वो लुइस से कहता है कि तुम झेल सकते हो तो तुम खेल सकते हो। अब एक दिन स्कूल में रनिंग कंपटीशन होता है जिसमें लुइस भी हिस्सा लेता है। लुइस बहुत धीरे दौड़ रहा होता है क्योंकि उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो सोचता है कि ये सब उसके लिए नहीं है। लेकिन तभी पिट उससे कहता है कि लुइस तुम कर सकते हो, तेज भागो। और अपने भाई की मोटिवेट करते ही लुइस बहुत तेज भागता है। ये देखकर पिट और उसका कोच काफी हैरान रह जाते हैं और लुइस वो रेस जीत जाता है। अब पिट हर रोज लुइस को प्रैक्टिस करवाता है। वो साइकिल से जाता है और लुइस के साथ कंपटीशन करता है ताकि वो अच्छा रनर बन सके। अब देखते ही देखते लुइस बड़ा हो जाता है और वो लगातार रनिंग कंपटीशन में हिस्सा लेता है और जीतता भी है। इसी कारण लुइस अपने स्कूल में काफी फेमस हो जाता है। अब एक दिन लुइस एक बहुत बड़े रेस में भाग लेता है। ये रेस उसके लाइफ का टर्निंग पॉइंट होने वाला था क्योंकि इस रेस में जीतने वाले खिलाड़ियों का सिलेक्शन ओलंपिक में होने वाला था। लुइस इस रेस में पूरी ताकत लगाकर दौड़ता है, लेकिन दौड़ने के दौरान उसे कई बार दूसरे खिलाड़ी गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीतना लुइस की आदत हो गई थी, इसलिए वो इस रेस को भी जीत जाता है और एक नया रिकॉर्ड बनाता है 4 मिनट में 1 मील दौड़ने का। और इसी के बाद लुइस का सिलेक्शन ओलंपिक के लिए हो जाता है। अब जब लुइस ट्रेन से ओलंपिक के लिए जा रहा होता है तो वो अपने भाई से कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो। इस पर पिट उससे मजाक में कहता है कि मैं जाकर क्या करूंगा, तुम जीतने वाले तो हो नहीं। इस पर लुइस कहता है कि मुझे पता है, लेकिन मैं अगले ओलंपिक में जरूर जीत के आऊंगा। और वो हर चीज के लिए अपने भाई को थैंक्स बोलकर वहां से चला जाता है। जाते हुए लुइस को पिट कहता है, दर्द के एक पल की कीमत जीवन भर की महिमा होती है और तुम ये याद रखना। अब वहां जाते ही ओलंपिक की रेस शुरू हो जाती है। रेस की शुरुआत में लुइस का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता, जिसे देखकर लुइस के फैमिली वाले काफी निराश हो जाते हैं। लेकिन लुइस भी हार मानने वाला कहाँ था। अब वो अपने भाई के द्वारा बोले गए बातों को याद करने लगता है और आखिरी राउंड में वो अपनी पूरी ताकत लगाकर हवा की रफ्तार से आगे बढ़ता है और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के वो ओलंपिक रेस जीत जाता है। इस जीत के बाद पूरा स्टेडियम लुइस के नाम से गूंजने लगता है। ये खबर सुनते ही लुइस के फैमिली वाले काफी खुश हो जाते हैं और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि लुइस यहाँ तक पहुँच पाएगा और उन्हें लुइस पर काफी प्राउड फील होता है। अब लुइस का टारगेट 1940 में होने वाला टोक्यो ओलंपिक था, जहां उसका सपना गोल्ड मेडल जीतने का था। लेकिन लुइस का ये सपना अधूरा रह जाता है क्योंकि 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाता है, जिसके कारण 1940 में होने वाला टोक्यो ओलंपिक रद्द कर दिया जाता है। अब हमें प्रेजेंट टाइम को दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि लुइस अमेरिकी सेना में शामिल हो चुका है और वो अपने सैनिक दोस्तों के साथ दुश्मनों को टारगेट करने जाता है। उसका टारगेट होता है जापान का एक ट्रेनिंग कैंप और वो अपने टारगेट पर बम गिरा देता है, जैसा कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। लेकिन वापस आते टाइम उनके ऊपर मिसाइल से काफी हमला किया जाता है, जिससे लुइस का एक फ्रेंड काफी जख्मी हो जाता है और उसका प्लेन भी खराब हो जाता है। लेकिन उस प्लेन का पायलट हिम्मत नहीं हारता और उस प्लेन को सही सलामत लैंडिंग करा लेता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लुइस अभी भी दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उसके कुछ फ्रेंड्स आ जाते हैं जो लुइस से कहते हैं कि हमें एक ऑर्डर मिला है कि हमें समुद्र में जाकर कुछ लोगों को ढूंढना है जो वहाँ पर फंस चुके हैं। अब कुछ देर बाद ही लुइस अपने दोस्तों के साथ प्लेन से उन लोगों को ढूंढने जाता है जो समुद्र में फंसे हुए थे। लेकिन जिस प्लेन से वो लोग गए थे वो प्लेन पहले से ही खराब होता है और आधे रास्ते जाते ही उस प्लेन के एक इंजन में आग लग जाती है और कुछ समय बाद उस प्लेन का दूसरा इंजन भी खराब हो जाता है और देखते ही देखते उनका प्लेन समुद्र में क्रैश हो जाता है। अब उस प्लेन के क्रैश होने के बाद लुइस के 2 दोस्त मैक और फिल को छोड़कर बाकी सारे साथी मारे जाते हैं। अब ये तीनों 2 लाइफ बोट के सहारे अपने आप को उस समुद्र में डूबने से बचाते हैं।
इस हादसे से मैक काफी डर चुका होता है। वो लुइस से कहता है कि हम अब नहीं बच पाएंगे। इस पर लुइस उससे कहता है कि हम सैनिक हैं और हम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते, हम जरूर बचेंगे। और उसके बाद लुइस उन दोनों से कहता है कि हमारे पास कुछ चॉकलेट है और एक बोतल पानी है और इसे हम थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे ताकि हम कुछ दिनों तक यहाँ सरवाइव कर सके। ये तीनों समुद्र के बीच में फंस चुके थे जहाँ दूर दूर तक पानी के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा था। अब देखते ही देखते रात हो जाती है और जब अगली सुबह होती है तो इन लोगों को उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। उनके ऊपर से एक प्लेन जा रहा होता है। प्लेन को देखते ही लुइस फायर गन चलाता है, लेकिन वो प्लेन इतना दूर होता है कि इन लोगों को वो नहीं देख पाता और वहाँ से आगे बढ़ जाता है। ये देखकर इन सभी की हिम्मत पूरी तरह से टूट जाती है। तभी लुइस की नज़र चॉकलेट के खाली रैपर पर जाता है, जिसे देखकर लुइस मैक पर काफी चिल्लाता है क्योंकि मैक ने सारा चॉकलेट एक बार में ही खा लिया था। मैक कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर लुइस कहता है कि इससे इतना बड़ा फर्क पड़ेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। अब इन लोगों को उस बोट में फंसे हुए 3 दिन हो जाते हैं और इन लोगों की भूख और प्यास से पूरी तरह से हालत खराब हो चुकी होती है। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि अब क्या करें और तभी ऊपर वाला इनकी सुन लेता है, लेकिन वहाँ कोई इन्हें बचाने नहीं आता बल्कि एक बड़ा सा पक्षी आकर इसकी बोट पर बैठ जाता है। उसे देखकर इन लोगों को लगता है कि इनके खाने का इंतजाम फिलहाल तो हो गया है और ये सभी उस पक्षी को मार के उसका कच्चा मांस खाने लगते हैं, लेकिन वो मांस खाते ही तीनों को उल्टियां आने लगती है। तभी फिल कहता है कि हम भले ही इसे नहीं खा सकते हैं, लेकिन अब हम मछलियां जरूर पकड़ सकते हैं। अब ये लोग उस पक्षी के मांस का चारा बनाकर उससे मछली पकड़ने की कोशिश करते हैं और फाइनली वो मछली पकड़ लेते हैं और उसे खाकर वो अपनी भूख मिटाने की कोशिश करते हैं। इन लोगों को बहुत दिनों से पीने के लिए पानी भी नहीं मिला था, लेकिन उसी रात वहाँ पर तेज बारिश होती है और ये लोग भरपेट पानी पीते हैं। इन्हें समुद्र में फंसे हुए आज 27 दिन हो चुके थे और आज इन्हें उम्मीद की एक किरण फिर से नजर आती है क्योंकि आसमान में उन्हें फिर से एक प्लेन दिखाई देता है, जिसे देखकर ये लोग काफी खुश हो जाते हैं और उन्हें सिग्नल देने के लिए फ्लेयर गन चलाते हैं। लेकिन इन लोगों की किस्मत खराब होती है क्योंकि वो प्लेन अमेरिका का नहीं बल्कि जापान का था, इसलिए वो इन लोगों की जान बचाने के बजाय इन पर हमला करने लगते हैं। अब ये तीनों अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में कूद जाते हैं, लेकिन वो जापानी फाइटर प्लेन लगातार इन तीनों पर हमला करते रहते हैं और इस दौरान इनका एक बोट पूरी तरह से खराब हो जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे छेद हो जाते हैं। अब इन लोगों के पास सरवाइव करने के लिए एक ही बोट बचता है और उसी में ये तीनों किसी तरह अपनी आगे का दिन गुजारते हैं। इन लोगों को अब समुद्र में फंसे हुए पूरे 45 दिन हो जाते हैं और बिना खाना और पानी के किसी भी इंसान का इतने दिनों तक जिंदा रह पाना लगभग इम्पॉसिबल होता है और यही होता है मैक के साथ। इतने दिनों तक सरवाइव करने के बाद आखिरकार मैक अपनी जिंदगी से हार मान लेता है और उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर दोनों दोस्त काफी उदास हो जाते हैं और मैक की बॉडी को समुद्र में छोड़ देते हैं और अपनी मौत का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन इन दोनों की किस्मत में कुछ और ही लिखा हुआ था क्योंकि कुछ दिन समुद्र में लगातार सफर करने के बाद इन्हें एक बड़ा सा शिप दिखाई देता है, लेकिन वो शिप किसी और का नहीं बल्कि इनके दुश्मन देश जापान का होता है। जापान के सैनिक इन दोनों को कैद कर लेते हैं और जंगल के बीच बने अपने कैंप ले जाते हैं, जहां वो लुइस को पहचान जाते हैं कि वो एक ओलंपिक प्लेयर है। लेकिन ये सोच के कि अमेरिकन जापान के दुश्मन है, वो सभी लुइस और उसके दोस्त के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं और अगले ही दिन लुइस और फिल को बाकी और कैदियों के साथ टोक्यो के एक कैंप में भेजा जाता है। रास्ते में लुइस अपने दोस्त से कहता है कि मैं 4 साल बाद यहाँ पर ओलंपिक खेलने के लिए आने वाला था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ पर इस तरह से आऊँगा। अब जब ये लोग टोक्यो के कैंप में जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर उनके जैसे बहुत सारे बंदी पहले से ही हैं और इन सभी का इंचार्ज कॉर्पोरल वटनामी नाम का एक ऑफिसर होता है। वो सभी कैदियों से कहता है कि तुम लोग जापान के दुश्मन हो और तुम लोगों के साथ उसी तरह का व्यवहार किया जाएगा जिस तरह का व्यवहार एक दुश्मन के साथ किया जाता है। इसी दौरान लुइस वटनामी को देख रहा होता है और वटनामी ये नोटिस कर लेता है कि लुइस उसे देख रहा है। अब वटनामी लुइस के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम मेरी आंखों में देखो। जैसे ही लुइस उसकी आंखों में देखता है, वटनामी उसे जोर से डंडा मारता है और इसी तरह से 2 से 3 बार वो लुइस से कहता है कि तुम मेरी आंखों में देखो। लेकिन लुइस को कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो बार बार उसकी आंखों में देखता है और हर बार वटनामी उसे बहुत मारता है और आखिर में वो लुइस से कहता है कि मेरी आंखों में कभी मत देखना। अब रात को इन सभी को सोने के लिए भेजा जाता है। वो जगह बहुत ही ज्यादा गंदी होती है, लेकिन ये लोग उसके लिए कुछ भी नहीं बोल सकते थे। अब अगली सुबह फिर से इन सभी को ग्राउंड में बुलाया जाता है और इन सभी का इंचार्ज वटनामी वहां आता है और सभी से कहता है कि तुम लोगों में एक कुक है जो ऑस्ट्रेलिया से है और एक ओलंपिक प्लेयर भी है और कहता है कि तुम लोगों में वो ओलंपिक प्लेयर कौन है। ये सुनकर लुइस अपना हाथ ऊपर करता है।
दरअसल वो पहले से जानता था कि लुइस एक ओलंपिक प्लेयर है और वो काफी स्ट्रॉन्ग भी है। अब वो लुइस और अपने एक आदमी की रेस लगाता है जिसमें लुइस हार जाता है और गिर जाता है क्योंकि वो काफी कमजोर था। ये देखकर वतनामी उसे डंडे से बहुत मारता है। वतनामी लुइस से काफी नफरत करने लगा था, मानो जैसे वो अमेरिकी दुश्मनी का सारा बदला लुइस से ही निकालना चाह रहा हो। एक दिन इनमें से कुछ कैदी यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं, लेकिन इसकी भनक वतनामी को लग जाती है और वो उन कैदियों को बहुत बुरी तरह से पीटता है और उन सभी के साथ बहुत बुरा सलूक करता है। अब एक दिन लुइस और उसका दोस्त फिल काम करने के दौरान आसमान की तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं कि अमेरिकन सैनिक हमारे बहुत करीब आ रहे हैं और कभी भी यहाँ पर हमला कर सकते हैं। उन्हें इस तरह से बात करते हुए वतनामी देख लेता है और इसी के लिए रात में सोते हुए लुइस को वतनामी जगाता है और उसे बेल्ट से बहुत बुरी तरह पीटता है। अब कुछ दिन बीतने के बाद वहाँ के कैंप में जापानीज रेडियो से कुछ लोग आते हैं और वो लुइस को बुलाकर उससे कहते हैं कि अमेरिकन आर्मी तुम्हारी फैमिली को ये कह रहे हैं कि तुम मर चुके हो। क्या तुम अपने देश और परिवार वालों को बताना चाहोगे कि तुम अभी भी जिंदा हो? लुइस उन लोगों की बात मान लेता है और रेडियो पर अपने देश और परिवार वालों के नाम एक संदेश भेजता है। लुइस अपने देशवासियों से कहता है कि वो अभी भी जिंदा है और सही सलामत है और वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि 2 सालों में पहली बार आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। आप लोग मेरी चिंता मत करना क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से रह रहा हूँ। वो झूठ बोलता है कि ट्रेनिंग सेंटर में उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव किया जाता है। वहीं वो अपने डैड से कहता है कि आप मेरी गन संभाल के रखना क्योंकि जब मैं आऊँगा तो हम दोनों शिकार पर चलेंगे। और वो अपनी मॉम से कहता है कि वो उन्हें बहुत मिस करता है और लास्ट में सभी को मैरी क्रिसमस बोलकर रोने लगता है। और जब ये खबर लुइस की फैमिली वालों के पास जाती है तो वो सभी बहुत खुश होते हैं कि लुइस अभी भी जिंदा है, लेकिन वो लुइस की बातों को सुनकर काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और रोने लगते हैं। अब कुछ देर बाद लुइस के पास 2 जापानीज ऑफिसर आते हैं और उसे एक पेपर देते हैं जिसमें अमेरिका के बारे में बहुत सारी गलत बातें लिखी हुई होती है और वो लुइस से कहते हैं कि तुम ये सारी बातें रेडियो पर बोलो और इसके बाद हम तुम्हें बहुत अच्छी जिंदगी देंगे और तुम्हें वापस कैंप भी नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन लुइस मना कर देता है और कहता है कि ये सारी बातें झूठी है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। तभी वो ऑफिसर लुइस को उसके पीछे कुछ अमेरिकन को दिखाते हैं और वो लुइस से कहते हैं कि वो ऐसा ही करते हैं, इसलिए वो एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं और तुम्हें भी ऐसी लाइफ मिल सकती है। लेकिन लुइस साफ इनकार कर देता है और उसके बाद फिर से लुइस को कैंप भेज दिया जाता है। वहाँ पहले से ही वतनामी लुइस का इंतजार कर रहा होता है और वो लुइस से कहता है कि तुम मेरी ही तरह हो, हम दोनों बहुत मजबूत हैं। ये बात मैंने पहले ही दिन तुम्हारे आंखों में देख लिया था। मैंने सोचा था कि ये आदमी मेरा दोस्त बन सकता है, लेकिन तुम अमेरिकन हो और अमेरिकन हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। तुम्हारे अंदर सबसे बुरी बात ये है कि तुम कोई भी बात नहीं सुनते, तुम्हें जो कहा जाता है तुम वो नहीं करते। तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करना चाहते हो, लेकिन आज मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करना सिखाऊंगा। और वो वहाँ के सभी कैदियों से कहता है कि आज सभी कैदी लुइस के मुंह पर एक जोर का घूंसा मारेंगे। लेकिन सारे अमेरिकन कैदी लुइस को नहीं मारना चाहते थे और तभी वतनामी वहाँ पर फिल को मंगाता है जिसे पहले से ही मार मार के अधमरा कर दिया गया था। और वो सभी से कहता है कि तुम लोगों ने अगर लुइस को नहीं मारा तो मैं इसे मार मार कर इसकी जान ले लूंगा। और ये देख कर लुइस सभी से कहता है कि तुम सभी मुझे मारो और सभी कैदी एक एक कर लुइस को मारने लगते हैं। इतने सारे लोगों के मारने के बाद लुइस पूरी तरह से जख्मी हो जाता है और इस तरह से वो अपनी दोस्त की जान बचा लेता है। अब कुछ दिन के बाद वहाँ पर सर्दी आ जाती है और वहाँ बर्फ गिरना शुरू हो जाता है। एक दिन सारे कैदी मिलकर वहाँ कॉमेडी शो करते हैं ताकि वो सभी थोड़ा हंस सके और अपने दर्द को भुला सके। लुइस भी वहाँ बैठा होता है। कुछ देर बाद वहाँ पर वतनामी आता है और वो लुइस से कहता है कि मेरे पास एक अच्छी खबर है, मेरा प्रमोशन हो गया है और मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। ये सुनते ही लुइस खुश हो जाता है, लेकिन वो अपनी खुशी को उसके सामने जाहिर नहीं करता। अब वतनामी के जाने के कुछ दिन बाद ही उस कैंप पर अमेरिकी सैनिक अटैक कर देते हैं, जिससे कि वो कैंप पूरी तरह से तबाह हो जाता है। वहाँ के कुछ कैदी और कुछ जापानी सैनिक मारे जाते हैं और अब ये कैंप रहने लायक नहीं होता है क्योंकि आग लगने के कारण पूरा कैंप बर्बाद हो चुका था। इसलिए अगली सुबह बाकी सभी कैदियों को दूसरे कैंप में शिफ्ट किया जाता है। अब उस कैंप में सभी कैदियों को लाइन में खड़ा कर दिया जाता है और कुछ देर बाद वहाँ पर उस कैंप का इंचार्ज आता है। वो इंचार्ज कोई और नहीं बल्कि वतनामी ही होता है। वतनामी को देखते ही लुइस के पैरों के नीचे से मानो जमीन ही खिसक जाती है। वो उसे देखकर लड़खड़ा जाता है क्योंकि वो समझ चुका था कि वतनामी फिर से उसे जीने नहीं देगा। अब हमें इस नए कैंप को दिखाया जाता है जो पहले वाले कैंप से काफी बदतर होता है। यहाँ जितने भी कैदी पहले से रह रहे थे वो सभी काफी कमजोर थे और जख्मी भी थे, लेकिन फिर भी उन सभी से काम करवाया जा रहा था। यहाँ सभी कैदियों का काम कोयला ढोने का होता है। एक दिन एक जापानी सैनिक बिना किसी गलती के लुइस को ऊपर से नीचे धक्का दे देता है, जिससे लुइस के पैरों में काफी चोट आती है। इस कारण वो ठीक से चल भी नहीं पाता।
लेकिन फिर भी लुइस हिम्मत नहीं हारता और अगले दिन फिर से वो काम पर जाता है। लेकिन पैर में चोट लगने के कारण लुइस ठीक से चल नहीं पाता। ये देखकर वहाँ का एक सैनिक लुइस को वतनामी के पास ले जाता है और उसे कहता है कि ये ठीक से काम नहीं कर रहा। अब वतनामी उसे कहता है कि तुम्हारे सामने जो लकड़ी पड़ी है उसे तुम उठाओ। वो लकड़ी बहुत भारी होता है। लुइस की बॉडी में इतनी ताकत नहीं बची होती है कि वो इतनी भारी लकड़ी को उठा पाए, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस लकड़ी को उठाता है। अब वतनामी लुइस से कहता है कि इस लकड़ी को अपने सर के ऊपर उठाओ। लुइस वो भी कर लेता है। अब वतनामी अपने एक सैनिक से कहता है कि अगर ये लकड़ी इसके सर से नीचे आई तो तुम इसे गोली मार देना। लेकिन वो लकड़ी धीरे धीरे नीचे आने लगता है। इसे देखकर कैंप के सारे लोग काफी डर जाते हैं कि आगे क्या होगा, क्या ये सैनिक लुइस को मार देगा। लेकिन तभी लुइस को अपने भाई की बातें याद आने लगती है कि दर्द के एक पल की कीमत जीवन भर की महिमा होती है और वो एक ओलंपिक प्लेयर भी था, इसलिए वो इतनी जल्दी हार कहाँ मानने वाला था। अब वो जोर से चिल्लाता है और उस लकड़ी को पूरी ताकत के साथ अपने सिर के ऊपर कर लेता है और जोश भरे नजरों से वतनामी को घूरता है। वतनामी कहता है कि मेरी तरफ मत देखो, लेकिन लुइस लगातार उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता रहता है और ये बात वतनामी को बर्दाश्त नहीं होती और वो लुइस को बहुत ही बेरहमी से मारता है। वो उसे इतना मारता है कि खुद उसे मारते मारते थक जाता है। लुइस को आज इतना मारा गया था कि वो अधमरा सा हो गया था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो उठकर खड़ा हो पाए और उसी तरह पूरी रात वो वहीं पड़ा रह जाता है और सुबह हो जाती है। अब कुछ दिनों के बाद सभी कैदियों को एक जगह खड़ा किया जाता है और एक जापानी सैनिक सभी कैदियों से कहता है कि युद्ध खत्म होने के कगार पर है, इसलिए हमारे देश के नए भविष्य के लिए हम तुम लोगों को नहाने का मौका देते हैं। और अब उन सभी को पास के ही एक नदी में नहाने के लिए ले जाया जाता है। सभी सैनिक काफी डर जाते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया था कि उनका ये आखिरी वक्त है, क्योंकि उन सभी को अब मार दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही वो सभी नदी में नहाने जाते हैं तभी वहाँ पर एक प्लेन आ जाता है, जिसे देखकर सभी खुशी के मारे उछल पड़ते हैं, क्योंकि वो प्लेन अमेरिका का होता है और अमेरिका के प्लेन का जापान में उड़ने का यही मतलब था कि अब युद्ध समाप्त हो चुका था। ये देखकर सभी कैदी खुशी के मारे झूम उठते हैं क्योंकि अब ये सभी आजाद हो चुके थे। अब वो प्लेन ऊपर से इन सभी के लिए खाना और उनके जरूरत का सारा सामान नीचे गिराते हैं। वहीं हमें लुइस को दिखाया जाता है जो वतनामी के पास जा रहा होता है, ये पूछने के लिए कि आखिर वो उससे इतनी नफरत क्यों करता था। लेकिन जब लुइस वतनामी के कमरे में जाता है तो वो वहाँ उसे नहीं मिलता, क्योंकि वो वहाँ से जा चुका होता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि लुइस अपने देश आ चुका होता है और वो सबसे पहले अपने देश की मिट्टी को चूमता है और अपने परिवार वालों से मिलकर वो काफी इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। मूवी के अंत में हमें लुइस की रियल इमेज दिखाई जाती है और ये भी बताया जाता है कि 1947 में लुइस ने शादी कर ली थी और उनकी 2 बच्चे हुए। लुइस का दोस्त जिसका नाम फिल था, उसने भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर ली और वतनामी जिसे द बर्ड का टाइटल दिया गया था वो कुछ दिनों तक कहीं जाकर छुप गया था, जिसके बारे में कभी किसी को पता नहीं चला। अब युद्ध के कई साल बाद लुइस जापान उन सभी से मिलने के लिए जाता है जो कैंप में उस पर अत्याचार किया करते थे। वो वतनामी से भी मिलना चाहता था, लेकिन वतनामी ने लुइस से मिलने से इनकार कर दिया। अब मूवी के आखिरी में हमें लुइस को दिखाया जाता है जिसने अपने जापान ओलंपिक में दौड़ने का सपना पूरा किया, वो भी 80 साल की उम्र में। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है। इसी तरह की मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।